मेरी जिह्वा पर ताला जड़ दो मगर मैं चुप रहकर भी बोलूंगा। आज ये मैं किसके लिए कह रहा हूँ और क्यों कह रहा हूँ? असल में ये बात बहुत गंभीर है। लगातार लोकतंत्र और चौथे स्तंभ मीडिया की बात करने वाले कांग्रेस के लोग अब क्या करने लगे हैं, और क्या ये करने के लिए उन्हें कहा जा रहा है या कुछ और कहा नहीं। नमस्कार, आप सियासत देख रहे हैं और मेरा नाम सतीश शर्मा है। कल की वीडियो में हमने बताया था कि कांग्रेस की बातों के बीच लोगों को रह रहकर 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी गौरव वल्लभ की खूब याद आ रही है। इसी बीच मेवाड़ी अंदाज में लोग कह रहे थे कि जमाई साहब कहाँ हैं, जमाई बाबू कहाँ गायब है। जब कल हमने इस बात को प्रमुखता से दिखाया तो कांग्रेस को मिर्ची लग गई। अब मिर्ची लगी तो लगी, देर रात को जब कार्यक्रम प्रसारित होने के बाद वायरल हो रहा था तो कांग्रेसियों को बड़ा बुरा लग रहा था। हालांकि बुरा लगने वाले चुनिंदा लोग थे और उसके बाद एक पूरा नया दौर शुरू हुआ कि किस तरह से इस आवाज को बंद किया जाए, कैसे इसके प्रसारण के साथ साथ इसके लोगों की पहुंच को रोका जाए। और इसी कड़ी में कांग्रेस का यानी उदयपुर कांग्रेस का एक ग्रुप बना हुआ है INC कांग्रेस, जहां पर रंजना साहू नाम की एक महिला नेता ने उस ग्रुप से पोस्ट जाने वाले तमाम मीडिया कर्मियों को हटाने की कोशिश करी। तमाम इन द सेंस, आपको लगता होगा कि ये कार्यक्रम सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पर चल रहा है, जबकि ये कार्यक्रम न सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पर बल्कि कई प्लेटफॉर्म पर, कई चैनलों पर दिखाया जाता है। हमें भी लगा कि आखिर हटाने का कारण क्या रहा। रंजना साहू से भला हमें क्या दुश्मनी जो हमें इस तरह से हटाया जा रहा है? क्या कांग्रेस के खिलाफ बोलने पर कांग्रेस भी अब तानाशाही अपना रही है, जो आमतौर पर वो आरोप केंद्र की मोदी सरकार पर लगाती है, लेकिन कांग्रेस तो ऐसी नहीं थी। ऐसा क्यों हो रहा है? फिर याद आया, अरे ये तो रंजना साहू वही है जो नीलिमा सुखाड़िया के साथ घुमा करती हैं और हर कार्यक्रम में नजर आती है मुस्कुराती हुई। मगर चौथे स्तंभ को इस तरह से रिमूव करना, मीडिया की उस खबर को डालने वाले मीडिया कर्मी को रिमूव करना, कारण बड़ा समझ में नहीं आया। 4 दिन पहले ही तो अशोक गहलोत साहब आए थे, बता रहे थे कि देश का मीडिया खतरे में है, आवाज दबाई जा रही है। तो मैडम, आप क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं आपके लोग और क्या कर रहे हैं आपके आसपास के लोग, जो देखकर भी आज अपनी जुबान पर ताला लगा रहे हैं? हालांकि हो सकता है कि 4 लोगों ने रिमूव करने के लिए उकसाया हो, राजी हुए हों, खुश हुए हों, मगर 40 लोगों ने फोन करके बताया कि अच्छा लगा जब किसी की आवाज को, किसी के वास्तविक सच को कोई दबा रहा हो। यानी इस बात की मोहर लगती है कि जो खबरें बताई जा रही है वो आप तक देखी जा रही है, और आप तक देखी जा रही है तो मिर्ची लगनी स्वाभाविक है। क्यों जमाई बाबू? ठीक कहा ना। उदयपुर के तमाम इलाकों में इसी तरह की बात हो रही है कि जब 2023 का चुनाव था, नवंबर का महीना था, दिसंबर का महीना था, तो बोल रहे थे उदयपुर में फ्लैट ले लिया है, पत्नी का आधार कार्ड यहीं का बना लिया है, यहीं पर रहेंगे, अब कुछ भी हो जाए मरते दिन तक उदयपुर की सेवा करेंगे। लेकिन कहाँ गए उदयपुर से? और गए तो गए, पिछले कितने महीनों से शक्ल नहीं दिखाई है, और कब तक शक्ल नहीं दिखाने की इच्छा है। माना कि आप बड़े आदमी हैं, माना कि आप बड़ा नाम है, मगर चुनाव आपने लड़ा था, तमाम कांग्रेसियों का विश्वास जीतने की बात आपने कही थी, कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने की बात आपने कही थी। ऐसे में गायब होकर काम नहीं चलेगा जमाई साहब। मेवाड़ी में कहावत है, क्यों काम नहीं चलेगा, काम करना पड़ेगा। मोटी मोटी बातें खूब आवे, खूब करे, मगर बात वंडी चाले जो काम करे। तो कुछ इस तरह की बातें भी यहाँ पर हो रही है। तो देखिए, आमतौर पर हम लोग सोचते हैं कि लोकतंत्र की आवाज कांग्रेस के बयानों को सुनकर लगता है कि बीजेपी वाले दबा रहे हैं, मगर कांग्रेस वाले यहाँ एक कदम आगे हैं। उदयपुर में 2 दिन पहले हमने गुलाब सिंह कटारिया गुट की बात हो या प्रमोद सामर गुट की बात हो, हंसकर, खुलकर, मुस्कुराकर वो लोग स्वीकार करते हैं कि आप जो बता रहे हैं वो सच है और सच को स्वीकारना चाहिए। हम सच को स्वीकार करते हैं, मगर कांग्रेस तो इस मामले में 2 कदम आगे होकर तानाशाही बरत रही है। क्यों सच बुरा लग रहा है? इतना ही बुरा लग रहा तो अपने कार्यकर्ताओं को एक कीजिए, अपनी गुटबाजी को बुलाइए, और रिमूव करना है तो उन कार्यकर्ताओं को कीजिए जो लगातार कार्यकर्ताओं को उकसा रहे हैं। उस मीडिया कर्मी को, उस खबर डालने वाले व्यक्ति को रिमूव करने से
क्या होगा मैडम? बीजेपी पर आरोप लगाना आसान है, मगर आप तो बीजेपी से 2 कदम आगे दिख रही हैं। तो इस तरह की कांग्रेस की मैडम रंजना साहू की हरकत है, जो मुझे लगता है आज आपको बताई जानी बेहद जरूरी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अन्य लोगों की। आमतौर पर उदयपुर में पिछले 1-1.5 साल से डीलिस्टिंग को लेकर मूवमेंट चल रहा था। उदयपुर लोकसभा के बीजेपी प्रत्याशी मन्ना लाल रावत जब सर्विस में थे, यानी वे परिवहन विभाग में अतिरिक्त आयुक्त के तौर पर काम कर रहे थे, उससे पहले उदयपुर में वे आरटीओ के तौर पर काम कर रहे थे, तो अक्सर बड़े आक्रामक अंदाज में दिखते थे। डीलिस्टिंग को लेकर, धर्म परिवर्तन की बात को लेकर उग्र होकर एक सच्चे संगी की तरह बात करते थे, मगर अब वो डीलिस्टिंग से बचते नजर आ रहे हैं। इसके पीछे की क्या सियासत है ये तो आप भी समझते हैं, समझते हम भी हैं, मगर क्या ये बचना जायज है और बचना क्यों है? जब बात होगी तो मुखर अंदाज में खुलकर होनी चाहिए। आप क्यों बचते फिर रहे हैं? पब्लिक में इस बात की चर्चा खूब हो रही है। इसी बीच बात करते हैं बीजेपी की। बीजेपी जहां मोदी ब्रांड का सहारा लेकर अति विश्वास में नजर आ रही है, लेकिन अभी भी चुनावी मैनेजमेंट यहाँ पर बीजेपी का थोड़ा कमजोर नजर आता है। अपर से लेकर लोअर तक क्या कुछ हो रहा है, उसकी मॉनिटरिंग क्या होनी चाहिए, वो अब तक नहीं हुई है। बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता अंदर खाने की बात हमें बताते हैं कि जिस लेवल पर मॉनिटरिंग होनी चाहिए वो अब तक नहीं हुई है। इसके साथ साथ मैं भी आपको एक बात बता दूं कि जो माहौल बनना चाहिए था वो भी बना नहीं है। हालांकि तमाम भाजपाइयों को ये भरोसा है कि चुनाव से तकरीबन 15 दिन पहले जो माहौल बनेगा, अमित शाह और नरेंद्र मोदी समेत तमाम केंद्रीय मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों की जब सभाएं होगी, उसके बाद तमाम माहौल को बदल दिया जाएगा। हालांकि ये लोग बात ठीक भी कहते हैं कि बीजेपी आमतौर पर चुनाव से 10 से 15 दिन पहले रणनीति को बड़े रोचक अंदाज में प्रस्तुत करती है और यही रणनीति आमतौर पर उन्हें जीत भी दिलाई देती है। मगर चुनावी मैनेजमेंट का क्या, चुनावी मैनेजमेंट पे अभी कई लोगों को नहीं पता कि हमें क्या काम करना है और काम कैसे और कौन कर रहा है। यानी अपर टू लोअर चैनल के बीच जो गैप है वो लगातार बढ़ रहा है। हालांकि वक्त रहते बीजेपी से कवर कर लेगी तो चुनावी तौर पर बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। इसी बीच थोड़ा आगे चलते हैं, आगे चलते बात करते हैं ताराचंद मीणा की। ताराचंद मीणा लगातार अपने जिला कलेक्टर कार्यकाल को खूब याद कर रहे हैं। जिला कलेक्टर कार्यकाल यानी तकरीबन वे 2.5 साल यहाँ पर जिला कलेक्टर के पद पर रहे। इस दौरान उन्होंने मिशन कोटड़ा को लेकर काम किया। मिशन कोटड़ा को लेकर काम किया तो स्वाभाविक सी बात है कि उनका एजेंडा पहले से क्लियर था कि 2023 के अंत तक मुझे जाडोल या उदयपुर ग्रामीण की विधानसभा से मैदान में उतरना है। खैर स्थितियां जो भी रही हो, टिकट नहीं मिला या टिकट नहीं मिल सका या फिर टिकट नहीं लेने दिया गया, लेकिन आखिरकार मीणा साहब आते आते रह गए। अब जब कोई चुनाव लड़ने को तैयार नहीं था, ऐसे में ताराचंद मीणा को मौका मिला है। लेकिन ताराचंद मीणा के साथ वाले लोग भी जानते हैं कि जिस माहौल में, जिस मौसम में वे चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पर बारिश तो दूर, बूंदाबांदी की संभावनाएं भी थोड़ी कम नजर आती है। ऐसे में ज्यादा तैयारी के बाद भी बूंदाबांदी की संभावनाएं भी यहाँ पर उन्हें कम दिखने लगी है और इस बात को वे अच्छी तरह से भाग गए हैं। इसीलिए वित्तीय प्रबंधन के मामले में भी ताराचंद मीणा के खास व्यक्ति इस बात का खास ख्याल रख रहे हैं कि वित्तीय प्रबंधन वह ठीक तरीके से हो। तो इस तरह की बात भी यहाँ पर हो रही है। अब बात करते हैं कार्यकर्ताओं की पकड़ वाले नेताओं की। आमतौर पर उदयपुर में जो भी सांसद रहे हैं, चाहे अर्जुन लाल मीणा हो, चाहे रघुवर मीणा जो कांग्रेस से लगते थे, पहले सलूम्बर से विधायक रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं तक सीधी पहुंच थी। लेकिन इस बार जो माहौल दिख रहा है उसमें सिर्फ नौकरशाहों का अंदाज नजर आ रहा है। हो भी क्यों ना, क्योंकि दोनों नौकरशाह मैदान में हैं और नौकरशाह मिलकर सीधे कार्यकर्ताओं से हाय हेलो कर रहे हैं। बार बार परिचय देना पड़ रहा है, बार बार परिचय दिलवाना पड़ रहा है, क्योंकि नेताजी, हाल ही में बने नेताजी तो पहले सेवा में थे और सेवा सरकार की कर रहे थे। ऐसे में ये कार्यकर्ताओं को कैसे जानेंगे? तो कार्यकर्ताओं के बीच ये भी चर्चा है कि हमें ऐसे नेता का साथ देना पड़ रहा है, ऐसे नेता को जिताने के लिए काम करना पड़ रहा है जो नेता हमें नहीं जानता। इस तरह की बात भी यहाँ पर हो रही है। 2 दिन पहले हमने बताया था कि गुलाब चंद कटारिया और प्रमोद सामर के बीच जो गुटबाजी को लेकर झगड़ा चल रहा है वो लगातार कहीं इस लोकसभा चुनाव में लगातार बढ़ रहा है। यानी
संघर्ष की जो राहें हैं प्रमोद सावंत ने अलग करी थी और सीपी जोशी और भजनलाल शर्मा के सहारे उन्होंने अपना कद बढ़ाने की कोशिश करी, तो कटारिया गुट को यह पच नहीं रहा था। लेकिन इसी बीच आज कुछ कार्यकर्ताओं ने हमने बात करी, हमने पूछा कि आप बताइए क्या हमने गलत बोला, क्या हमने बोला उसमें कुछ आपको लगता है सुधार की गुंजाइश है? उनका नहीं, आपने सत्य बताया, मगर आपको दूसरा सत्य ये भी बताना चाहिए कि जो उम्मीदें ताराचंद जैन से थी वो भी कहाँ पूरी हुई। उम्मीदें तमाम कटारिया गुट के विरोधी लोगों को थी, यानी गुलाब चंद कटारिया के विरोध में अब तक रहे लोगों को उम्मीदें थी कि अब गुलाब जी का यहाँ से जाना हुआ है, अब ताराचंद जैन को टिकट मिला है, यानी विधानसभा चुनाव 2023 की बात मैं कर रहा हूँ कि ताराचंद जैन को टिकट मिला है, तो कहीं न कहीं ताराचंद जी अपने आदमी होंगे, अपने आदमी साबित होंगे। मगर लोग अब कहने लगे हैं कि ताराचंद जी किसी की सुन नहीं रहे हैं। उनके खास लोग जो गुलाब चंद कटारिया विरोधी गुट का टैग लेकर घूमते थे, वो खुद अब कहने लगे हैं कि ताराचंद जैन हमारी नहीं सुन रहे हैं, हमारी बात को नहीं समझते हैं, वे सिर्फ अपने हाल में मस्त हैं। तो गुलाब चंद कटारिया गुट के लोग भी कहने लगे हैं कि ताराचंद जी एकला चालौरे नीति पर आगे बढ़ रहे हैं, अपनी धुन में मस्त होकर चल रहे हैं, किसी की परवाह नहीं कर रहे हैं, किसी की सुन नहीं रहे हैं और किसी की सोच नहीं रहे हैं। खैर, ये बातें सियासत की है और अंदरूनी तरीके से कुछ यूं ही रोजाना चलती रहेगी। आज की सियासत में इतना ही। रोजाना इसी तरह की पॉलिटिकल अपडेट आप हमारे चैनल पर आकर देख सकते हैं। नमस्कार।